हेलो एवरीवन। पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जो है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। तो अपन ये पढ़ेंगे, सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले करेंगे 2013 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बिना किसी देरी के अपन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो भाई, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। लग तो कुछ यही रहा है। किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं। नहीं भाई, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें आयात और निर्यात दोनों ही आएंगे। एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, या फिर एक देश से दूसरे देश की को पूंजी का संचलन। तो अपना आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। इससे किसी देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक कौन है भाई? चालू खाता और पूंजीगत खाता। बैलेंस ऑफ पेमेंट के देखो भाई, ये दो घटक हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हमेशा इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है। करंट अकाउंट में कौन कौन रहते हैं भाई? इसमें ट्रेड इन गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो क्या रहेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट रहेगा, जो कि नेट निकल के आएगा। गुड्स के बारे में ट्रेड करते हैं इसके अंदर। फैक्टर ट्रेड इन सर्विस, कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम, दैट इज डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, वो सब इसके अंदर आते हैं। नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विस, इसमें शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा आते हैं। ठीक है। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि गिफ्ट्स, रेमिटेंस और ग्रांट्स एक्सेट्रा इसमें आते हैं। ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट्स, गिफ्ट्स, रेमिटेंस एंड ग्रांट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन आते हैं भाई? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई, एफआईआई, यूरो, इक्विटीज एक्सेट्रा। एक्सटर्नल एक्सिस्टेंस आते हैं, कमर्शियल बोरोविंग आती है, आईएमएफ आता है, और एनआर डिपॉजिट्स आते हैं, और रुपी डेप्ट सर्विस आती है। अदर फ्लोज भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, या बैंकों का समापन। तो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक तो आई थिंक सब में ही करता है भाई। तरलता, लिक्विडिटी को भी देखता है, ब्रांचिंग को भी देखता है, बैंकों के विलय को भी करता है, और बैंकों के समापन को भी देखता है। तो आई थिंक आंसर जाएगा 1 2 3 4। आंसर है इसका 1 2 3 4। आरबीआई की स्थापना, भाई याद रखना, आरबीआई के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधान के तहत हुई। आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई की कार्य क्या है? भारतीय वित्तीय बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च नियामक है, पर्यवेक्षक है, जिसके तहत वह लाइसेंस जारी करना, परिसंपत्तियों की तरलता, बैंकों का विलय, शाखा विस्तार संबंधी मामलों को नियंत्रित करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को भी लागू करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, मुद्रा जारी करता है, और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देता है। आमतौर पर एक देश का केंद्रीय बैंक अंतिम उपाय का ऋणदाता, द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत वह बैंकों या अन्य पात्र संस्थानों को ऋण प्रदान करता है। और इसका सोर्स क्या है भाई? 12th क्लास के एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि बैंक की बाजार दर की गिरने की संभावना है, या केंद्रीय बैंक अब वाणिज्य बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा है, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, या केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो बैंक दर में, बैंक रेट में वृद्धि हो गई, तो उस टाइम तो भाई मुद्रास्फीति भी महंगी का ही अनुसरण कर रहा है, इसी वजह से होता है ऐसा। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, बैंक दर क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है,
यदि बैंक दर ही बढ़ेगी तो बैंकों को आरबीआई से धन अधिक ब्याज पर मिलेगा, अतः महंगे लोन की वजह से बैंक कम लोन लेगी तथा ग्राहकों को बांटे जाने वाले लोन भी महंगे होंगे। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण किया जा सकता है। बैंक दर रेपो दर से भिन्न है, क्योंकि रेपो दर पर धन उधार लेते समय बैंकों को सिक्योरिटीज, बॉन्ड इत्यादि संपार्श्विक रूप से आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। दूसरी बात, बैंक दर इसलिए रेपो रेट से महंगा होता है क्योंकि रेपो रेट पर धन बैंक दर से कम समय के लिए उधार लिया जाता है। देखो भाई, बैंक दर क्या रहता है, बैंक दर इक्वल्स टू एमएसएफ का परसेंट रहता है। एमएसएफ क्या होती है, एमएसएफ इक्वल्स टू रेपो परसेंट प्लस x%। और रेपो रेट क्या होती है, मौद्रिक नीति की समिति द्वारा निर्धारित होती है। बैंक दर केवल बैंक ही आरबीआई से उधार ले सकते हैं, एमएसएफ में केवल बैंक ही आरबीआई से उधार ले सकते हैं। रेपो रेट में आरबीआई के सभी क्लाइंट्स, बैंक, केंद्रीय और राज्य सरकार, नॉन बैंक एनबीएफसी सब उधार ले सकते हैं। रेपो रेट से ज़्यादा समय के लिए इसमें बैंक रेट ली जाती है, और जो रेपो रेट और एमएसएफ जो होता है वो थोड़े समय के लिए ओवरनाइट या 14 दिन तक लिया जाता है। तो यूपीएससी हमेशा मौद्रिक नीति से 2-3 क्वेश्चन पूछती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, या सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, या फिर भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, या फिर विदेशी ऋण कम करने के लिए? तो घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग में की जाती है भाई? आर्थिक विकास के लिए करी जाती है। और किसके लिए करी जाती है? तो घाटे की व्यवस्था परंपरागत बजट का एक स्वरूप है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में लोक कल्याण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यदि सरकार की आय व्यय से कम हो तो घाटे की व्यवस्था अपनाई जाती है, ताकि आर्थिक विकास कार्य को अनवरत जारी रखा जा सके। अक्सर अल्प विकसित विकासशील देशों में सरकार को सार्वजनिक विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि हेतु खर्च करना अनिवार्य होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था के लाभ क्या हैं भाई? इसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह सरकार को बेरोजगारों और कम रोजगार वाले संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। घाटे की वित्त व्यवस्था के नुकसान: मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि का कारण बनती है। इससे आय में असमानता हो जाती है। अब देखो भाई, टाइप ऑफ डेफिसिट्स के कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग के अकॉर्डिंग तो है ये 2 टाइप्स का, बजट डेफिसिट एंड मोनेटाइज डेफिसिट। बट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे है ये 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं भाई? फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जो प्राइमरी डेफिसिट है ये 2 टाइप्स का है, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट और नेट फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट फर्दर 2 टाइप्स का है भाई। कौन कौन सा? ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट और नेट प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या निजी प्रेषित धन, या पोर्टफोलियो निवेश? क्या होना चाहिए? विदेशी ऋण तो करेगा भाई पूंजीगत लेखा की रचना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी करेगा, निजी प्रेषित धन नहीं कर सकता है, पोर्टफोलियो निवेश कर सकता है। तो आंसर अपना 1 to 4 जाना चाहिए। सही है आई थिंक। निजी प्रेषित धन चालू खाते के अदृश्य भाग में आय में गिना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो बताओ भाई, मुद्रास्फीति किसको लाभ पहुंचाती है? ये पहुंचाती है ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति समान बनी रहने पर कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाने पर भी मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है। किस वर्ग को फायदा होता है भाई? उत्पादकों को माल अधिक पैसे पर बिकेगा, शेयर धारकों की आय में वृद्धि होगी, उधारकर्ताओं जिन्होंने ऋण लिया है को फायदा होगा, और रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। किस वर्ग को नुकसान होगा? जिनकी आय निश्चित हो, जैसे बॉन्ड धारकों को निश्चित रिटर्न ही मिलेगा, ऋणदाता को
या फिर रुपये के मूल्य में गिरावट, अतः विदेशियों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, अतः ज़्यादा खरीदेंगे, अतः निर्यातकों को फ़ायदा होगा, वहीं आयातकों को घाटा होगा। पूंजी संचय पर नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि लोग वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। शेयर धारक और बॉन्ड धारक का अंतर भाई पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? भाई वो तो सबको ही पता है। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं? नहीं। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है? नहीं। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है। भाई काम की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रचंड बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है, जहां आवश्यकता से अधिक व्यक्ति खेतों में कार्य करते हैं, जिन्हें हटा लेने पर उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीमांत उत्पादकता उस अतिरिक्त उत्पादन को दर्शाता है जो प्रत्येक इनपुट इकाई को बढ़ाने पर प्रतिफल आउटपुट में दिखाई देता है। बेरोजगारी के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं भाई? देखो भाई, बेरोजगारी के प्रकार, मौसमी बेरोजगारी जैसे कृषि में है, बर्फ निर्माता और मौसमी उद्योग में जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था में बदलाव या समायोजन के पश्चात उत्पन्न होती है। तकनीक बेरोजगारी, तकनीकी प्रगति और श्रम की कम आवश्यकता। फिर उसके बाद चक्रीय बेरोजगारी, ये क्या होती है? यह अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के साथ आमतौर पर अल्पकालिक स्थिति में होती है। तो भाई ये लेबर है, उससे आउटपुट और लेबर के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उस स्थिति के पश्चात अतिरिक्त इनपुट लगाने पर भी उत्पादन शून्य नहीं रहता है, क्योंकि फिक्स है भाई, जितनी आउटपुट आना है उतना ही आना चाहिए। आप 10 मजदूर लगा लो या ज़्यादा लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, या बैंकों के पास बचत जमा या करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे अधिक तरल कौन सी है भाई? करेंसी। फिर उसके बाद बैंकों के पास मांग जमा, फिर उसके बाद बैंकों के पास बचत जमा और बैंकों के पास सावधि जमा। पढ़ते हैं इसके बारे में। ऐसी संपत्ति जिसे आसानी से कम समय में नकदी में बदला जा सके उसे तरलता को प्रदर्शित करता है। अतः स्पष्ट है कि करेंसी सबसे तरल परिसंपत्ति होगी। मांग जमा से तात्पर्य बिना पूर्व सूचना बैंकों की पैसा निकालना, मतलब बैंकों को पूर्व सूचना से पहले बैंकों से पैसा निकालना, उपयोग करना, जैसे लोगों द्वारा खरीदारी करने, बिलों का भुगतान करने के लिए एटीएम से पैसा निकालना, कितनी भी बार पैसा निकालना या डालने की सुविधा। वहीं सेविंग अकाउंट में कुछ सीमाएं होती हैं राशि निकालने और कितनी बार सेविंग अकाउंट में निश्चित ब्याज मिलता है। बैंकों में सावधिक जमा एक निश्चित समयावधि हेतु जमा होते हैं, अतः ये उपयुक्त तीनों में कम तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेने को, या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग या व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, या फिर आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसमें खुला बाजार प्रचालन निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। पढ़ते हैं इसके बारे में। खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेटिंग या ऑपरेशन क्या होता है भाई? परिचालन, देखना ऑपरेशन जो भी होगा, अरे यार क्या है यार, ठीक है। आरबीआई द्वारा सरकारी बाजार में खरीद विक्रय से संबंधित प्रक्रिया, इसके माध्यम से आरबीआई बाजार में तरलता का समायोजन करता है। यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण पैसे की कुल मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे बाजार में तरलता ज़्यादा हो तो आरबीआई प्रतिभूति विक्रय कर तरलता को कम कर देगा। बाजार में तरलता कम होगी तो आरबीआई प्रतिभूति खरीद कर श्रम के पास पैसा बाजार अर्थव्यवस्था में लाकर तरलता को बढ़ा देगा। आरबीआई के अन्य मात्रात्मक उपकरण, भाई 2 स्टेटमेंट गए हैं याद रखना। अन्य मात्रात्मक 2 उपकरण भाई बैंक रेट, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, नगद आरक्षित अनुपात CRR, तरलता समायोजन सुविधा LAF, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, स्थायी जमा सुविधा MSF इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है?
तो भाई किसको ऋण दोगे? कृषि को या दुर्बल वर्ग को या फिर लघु या माइक्रो छोटे उद्यम को या उपयुक्त सभी को? किसको दोगे भाई? प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? किसको ऋण दोगे भाई? सबको ही दोगे। प्राथमिक क्षेत्र में सारे आ रहे हैं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता PSL से तात्पर्य RBI द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और विदेशी बैंकों को अपने कुल ऋण का लगभग 40% कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे कि कृषि, MSME, आवास, शिक्षा, दुर्बल वर्ग, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि को देना अनिवार्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा छोटे वित्त बैंकों को 75% तक PSL क्षेत्र में देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भाई वो ताप शक्ति है, जो कि पानी का सबसे अधिक उपयोग करती है, क्योंकि अभियांत्रिकी, वस्त्र उद्योग और कागज एवं लुगदी उद्योग में तो इसका यूज़ नहीं होगा इतना। पढ़ लेते हैं। भारत में जल संसाधनों का उपयोग सिंचाई में 78%, घरेलू उपयोग में 6%, उद्योगों में 8%, पशु 1% और अन्य में 7% है भाई। इंडस्ट्री द्वारा उपयोग किया जाने वाला संसाधनों में सर्वाधिक थर्मल पावर प्लांट द्वारा लगभग 80%, इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा 5% और कागज उद्योग द्वारा 2.25% और कपड़ा उद्योग द्वारा 2.07% लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो कुशलता विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। शिशु मृत्यु दर में कमी, ये पूछा जनांकीय लाभांश को पूर्ण लाभ करने के लिए। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कौशलता उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 52%, दक्षिण कोरिया 96% लोगों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि भारत में यह 4.7% है। बिना कौशल जनसंख्या कार्य बल पर एक बोझ बन जाता है। अतः जनांकीय लाभांश को जनसंख्या को कौशल प्रदान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना, शिक्षा का निजीकरण, शिशु मृत्यु दर में कमी जनांकीय लाभांश को नहीं बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारण से हो सकती है? द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि से, या फिर उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट से, या फिर प्रभावी मांग में वृद्धि से? तो भाई इन तीनों की वजह से आ सकती है कीमत में बढ़ोतरी। पढ़ते हैं इसके बारे में। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी एक तरीके से मुद्रास्फीति को ही दर्शाता है। कुछ अन्य कारक भी इसमें शामिल हैं। मुद्रा की आपूर्ति में कमी, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट हो जाए तो कीमत बढ़ेगी, आय में वृद्धि हो जाए या फिर प्रभावी मांग में वृद्धि हो जाए, जनसंख्या में वृद्धि, कच्चा माल की कीमत में वृद्धि की कीमत बढ़े, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, वस्तुएं महंगी, वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टा आपूर्ति में कमी, दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, मौसमी रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सम्मिलित है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विशेष आहरण अधिकार SDR तथा विदेशों से ऋण, या फिर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार SDR, या विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विश्व बैंक से ऋण तथा विशेष आहरण अधिकार SDR। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विश्व बैंक से ऋण। तो भाई ये पूछ रहा है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में कौन सा समूह सम्मिलित है? तो इसमें सेकंड वाला सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक RBI द्वारा विदेशी आरक्षित परिसंपत्ति है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, सोने का भंडार, विशेष आहरण अधिकार SDR, IMF के पास आरक्षित निधि शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन, विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखता है, भुगतान संतुलन इत्यादि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। SDR कोई मुद्रा नहीं है। यह व्यवस्था IMF द्वारा 1969 में शुरू हुई। SDR का मूल्य निर्धारण मुद्राओं की एक बास्केट जिसमें ब्रिटिश पाउंड, यूरो, डॉलर, चीन युआन, जापानी येन शामिल हैं के आधार पर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? लोक ऋण की चुकौती, या फिर बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता में ऋणदान, या फिर बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान, या बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। तो भाई सर्वाधिक स्फीतिकारक होने की संभावना किसमें है भाई? बजट घाटे की वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। लोक ऋण की चुकौती यानी पुनर्भुगतान मुद्रा तरलता को बढ़ाता है, लेकिन नई मुद्रा का सृजन अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार को बढ़ाएगा तथा सर्वाधिक स्फीतिकारक प्रभाव पैदा करेगा। सरकार बजट के घाटे को पूरा करने के लिए आंतरिक स्रोतों से उधार व बॉन्ड जारी जनता से उधार कर सकती है। बाहरी स्रोतों विश्व बैंक, IMF आदि से उधार ले सकती है। नई मुद्रा का सृजन भी किया जा सकता है, लेकिन वह अर्थव्यवस्था में कई तरीके की विसंगतियां पैदा करती है तथा स्फीतिकारक प्रभाव का कारण बनती है। जनता से उधार तथा बैंकों से उधार मुद्रा प्रसार को कम करते हैं, ना कि बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्रव्य की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग, डिमांड ऑफ मनी में वृद्धि होती है तो क्या होगा? तो भाई कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, या फिर ब्याज की दरें में वृद्धि हो जाएगी, या ब्याज की दरों में कमी हो जाएगी, या फिर आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो सप्लाई ऑफ मनी तो फिक्स रख दी, लेकिन डिमांड ऑफ मनी इसकी अधिक, तो फिर वही बात है कि ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा की मांग में वृद्धि होने की स्थिति में ब्याज की दरों में वृद्धि होती है। देखो ब्याज की दरों में और मांग में रिलेशन। मुद्रा की आपूर्ति स्थिर हो, उपयुक्त ग्राफ से देखें तो पता चलेगा कि यदि मुद्रा आपूर्ति निश्चित रहे तथा मांग बढ़ जाए तो ब्याज दर भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग मुद्रा अधिक खर्च करेंगे और बैंक सीमित मात्रा के कारण अधिक ब्याज दर रखकर मुनाफा कमाएंगे। मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर में उल्टा संबंध होता है, क्योंकि बढ़ी हुई ब्याज दर खर्च की बजाय बचत को प्रोत्साहित करती है। निवेश आय और ब्याज दर, ये भाई L=FYR का फलन है। आय जितनी अधिक होगी निवेश उतना ही अधिक होगा, ब्याज की दर उतनी ही अधिक होगी, निवेश उतना ही कम होगा। X देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीक प्रगति हो, या फिर X में जनसंख्या की वृद्धि हो, या X में पूंजी निर्माण होता हो, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो भाई इसमें आएगा आंसर X में पूंजी निर्माण होता है, आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। ठीक है भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य GDP के स्तर में वृद्धि है। पूंजी निर्माण से तात्पर्य बचत का पूंजीगत वस्तुओं, उत्पादन के उपकरणों, कारकों में निवेश से है। इससे देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होगा तो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय समृद्धि में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा। ध्यान रहे, पूंजी निर्माण हेतु बचत तथा निवेश दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बचत को पूंजीगत वस्तुओं में निवेश किया जाता है। पूंजी निर्माण के चरण, बचत का सृजन, जैसे सरकार कराधान कम दे, अच्छी बचत प्रक्रियाएं। बचत का प्रभावी संग्रहण, बचत को इस प्रकार से संग्रहित किया जाए कि वो निष्क्रिय की बजाय सक्रिय रूप से वर्तमान अर्थव्यवस्था का अंग बन निवेशकों के पास पहुंचे। अब इस बचत का निवेश कृषि, उद्योग, आधारभूत ढांचे में कुशलतापूर्वक हो। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, जिसे ICOR के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग अक्सर आर्थिक निवेश के स्तर और GDP में बाद की वृद्धि के बीच संबंध को समझाने के लिए किया जाता है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी या निवेश की अतिरिक्त इकाई ICOR द्वारा इंगित की जाती है। एक देश की उत्पादन क्षमता कम ICOR द्वारा बेहतर रूप से परिलक्षित होती है। 3 के ICOR वाला देश 5 के ICOR वाले देश से बेहतर है, और आर्थिक निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद में परिणामी वृद्धि के बीच संबंध को वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ICOR द्वारा समझाया गया है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी।
या फिर कुल उपभोग या निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, या सभी व्यक्तियों को व्यक्तिक आय के योग के बराबर होगी, या उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो आंसर है अपना उत्पादित अंतिम वस्तुओं की और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान एक वर्ष में अर्जित कुल आय का योग है, जो उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी के कारण अर्जित होती है। राष्ट्रीय आय सी यहाँ पर क्या रहता है, उपभोक्ता व्यय प्लस निवेश इन्वेस्टमेंट प्लस जी यानी सरकारी खर्च प्लस एक्स माइनस एम यानी निर्यात माइनस आयात। जीडीपी एक वर्ष के दौरान एक राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं का मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जिसमें विदेशियों की आय को बाहर रखा जाता है, जबकि दूसरे देश में हमारे निवासियों की आय को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधि हैं। आउटपुट या उत्पादन विधि, सभी फर्मों के उत्पादन को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यय विधि, कुल खर्च। आय विधि, उत्पादनों के कारकों की कुल आय को जोड़ा जाता है, जैसे किराया भूमि, मजदूरी यानी श्रम, और ब्याज यानी पूंजी, और लाभ यानी उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन करते हैं भाई? ये तो करते हैं। कृषि व ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक डायरेक्ट नहीं करता। भूमि विकास बैंक ये करता है, भूमि से जुड़ा हुआ है। पढ़ते हैं इसके बारे में। नाबार्ड का उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्य उन्मुखी कार्यों के माध्यम से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। यह 1982 में संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कार्य इसका क्या है भाई? ग्रामीण बुनियादी ढांचे हेतु पुनर्वित्त सहायता, यानी ये सीधे ग्राहकों, नागरिकों और ग्रामीणों को संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है। सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निगरानी, हस्तशिल्पों की सहायता। नाबार्ड सीधे ग्रामीण परिवारों को ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत सरकार द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय आधारित ग्रामीण ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया था। कृषि और अन्य ग्रामीण समुदायों की ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के अनुसार आरआरबी की स्थापना की गई थी। स्वामित्व भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्विटी हितधारकों द्वारा एक निश्चित अनुपात में रखी जाती है। यह अनुपात 50:35:15 है, जिसे इस प्रकार बांटा गया है। केंद्र सरकार का 50%, प्रायोजिक बैंक का 35% और राज्य सरकार का 15%। भूमि विकास बैंक भूमि तथा व्यवसाय विकास, कृषि की विभिन्न योजनाओं हेतु दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं। तो ये हो गया अपना 2013 का पूरा पेपर कंप्लीट। आई थिंक सबको आइडिया लगा होगा किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पुट हो रहा है। तो आप बस इसीलिए ही करा रहे हैं। मैंने भी एक बार रीडिंग तो अब लगा ली, 1-2 बार और रीडिंग लगा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में बेड़ा पार हो जाएगा।